तो नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लगातार आप लोगों को पढ़ाई चल रही होगी। तो मैं आज उम्मीद करता हूं इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो बोलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बारी बारी से सबको जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे संबंधित जो भी वीडियो हम बनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 क्लास 7 का प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले बात कहेंगे प्राणियों में पोषण समझते हैं कि प्राणियों में पोषण है क्या। हम सभी जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं ये सब प्राणी हैं। जीव को ही प्राणी बोलेंगे, जिसमें प्राण हो उसी को प्राणी बोलेंगे। और प्राण है तो उसके पीछे वजह है कि उसको पोषण मिल रहा है। और बात आता है कि भैया पोषण क्या है। तो पोषण हम कह सकते हैं कि पोषक पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तब बता दिए कि पोषक पदार्थ, तो पोषक पदार्थ क्या है। पोषक पदार्थ में आपको आ जाएगा विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इस प्रकार का इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोषक पदार्थ। आप जो भी प्रकार के जिस प्रकार का भोजन करते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ पोषक पदार्थ होता है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है प्राणियों में पोषण। तो बताएं कि जो प्राणी है जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के जो प्राणी है, यहाँ पे अनेकों प्रकार के प्राणी है और सभी अपने जीवन को यापन करने के लिए अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात को लिखा कि पोषण के आधार पर जीव के प्रकार। आखिर पोषण करते हैं तो अलग अलग जीव जो है अलग अलग प्रकार के पोषण करते हैं। तो सबसे पहला बात कि पोषण के आधार पर जीव कितने होते हैं, इसको हम बता सकते हैं। तो पोषण के आधार पर जीव को हम बांटे हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ किस न्यूट्रिशन इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कहने का मतलब कि पोषण के आधार पर जीव को दो नहीं, 1, 2 और 3 यहाँ 4 वर्गों में मैंने बांटा है। क्लास 7 में पढ़ना है, इसको अच्छा से जानेंगे। तो सबसे पहला बात है आता है यहाँ पोषण के आधार पर पहला वर्ग जिसको बांटा गया है उसका नाम है शाकाहारी यानी हर्बीवोरस। तो शाकाहारी को जानेंगे पहले। इसमें बोलता है कि वैसा जीव जो केवल शाक सब्जियों को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन करने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए भोजन के रूप में केवल और केवल शाक सब्जी का उपयोग करता है। उसे क्या कहेंगे, शाकाहारी। यानी इसके नाम से आपको इसका सारा प्रोसेस याद आ जाता होगा। जैसे भी बोलेगा शाकाहारी, ये 2 शब्द से बना है, शाक प्लस आहार। यानी जो अपने आहार के रूप में शाक सब्जी का उपयोग करे उसे शाकाहारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। इसके अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये ऐसे जीव हैं जो केवल अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, केवल और केवल शाक सब्जियों का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब जो जीव हैं केवल और केवल शाक सब्जियों का उपयोग करते हैं अपने भोजन के रूप में। दूसरा नंबर पे आता है मांसाहारी। अब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको संधि विच्छेद किए तो हुआ शाक प्लस आहार। इसको करेंगे तो मांस प्लस आहार। यानी कहने का मतलब अपने आहार के रूप में जो जो जीव अपने आहार के रूप में केवल केवल मांस, मछली या फिर अंडा का उपयोग करे, यानी केवल और केवल क्या खाए, मांस खाए, उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। यानी मांस के अलावा किसी प्रकार का कोई साग सब्जी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, मांसाहारी। इसमें जो है शेर आते हैं, बाघ आते हैं, सियार आते हैं। ये जो ऐसे ऐसे जीव हैं जो केवल और केवल मांस खाते हैं। आई समझ में बात, तो क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। फिर है सर्वाहारी, सर्वो सर्वा, यानी कहने का मतलब ये दोनों चीज खाता हो। इसको अगर कहा जाए सर्वाहारी तो यहां लिखा गया कि वैसा जीव जिसमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का लक्षण मौजूद होता हो। यानी ऐसे जीव हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज को अपने अंदर रखता है। यानी कहने का मतलब वो केवल और केवल शाक सब्जी पर डिपेंडेंट है, ये केवल केवल मांस पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है जो दोनों को देख लेगा। कहता है कि आओ तुमको भी देख लेंगे, इसको कहता है कि तुम भी आओ तुमको भी देख लेंगे। यानी कहने का मतलब मेनली रूप से शाक सब्जी भी खाएगा, मांस मछली भी खाएगा,
यानी कह सकते हैं इसको क्या है, सर्वाहारी। यानी सर्वाहारी कहने का मतलब सब चीज को ग्रहण करे अपने आहार के रूप में, उसे क्या कहेंगे, सर्वाहारी। इसके अंदर मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब प्रकार के आएंगे क्या, सर्वाहारी। तो हम लोग भी क्या है, जानवर हैं। कैटेगरी में आप लोग को दो कैटेगरी आता है, एक होता है पेड़ पादप जगत, एक होता है जंतु जगत। तो हम लोग आते हैं जानवर के फॉर्म में, ये कहने का मतलब जानवर के कैटेगरी में आते हैं मनुष्य। तो मनुष्य भी एक जानवर है जो क्या करता है, दोनों को देखता है। कभी कभी कोई होता है जो केवल मांस मछली नहीं खाता है, उसको बोलते हैं शाकाहारी। और कोई कोई जो होता है ऐसा तो नहीं है केवल मांस से खाता है, लेकिन साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है, इसलिए उसको रखते हैं किस कैटेगरी में, सर्वाहारी कैटेगरी में। और सबसे लास्ट में जो मैं बांटा है उसको बोलेंगे रक्तहारी, या इसी को बोला जाता है दूसरा रूप में। मैंने मांसाहारी को समझा दिया, यहाँ पर सर्वाहारी भी समझा दिया। अब बात आता है लास्ट में आपका क्या है, रक्तहारी। रक्त से आपको समझ में आता है, रक्त का मतलब होता है खून, और हारी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला अपने आहार के रूप में। तो यह बात स्पष्ट हो गया होगा कि जो जीव दूसरे जीव का खून को चूस कर अपने जीवन को यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रक्तहारी प्राणी, या उसी को बोलते हैं रक्त चूसक प्राणी। ये किसी भी जीव के ऊपर डिपेंड रहता है, और रहता क्या है कि उसके अंदर जो भी ब्लड है, उसके अंदर जो भी खून है, उसको अपने शरीर में चूस लेता है। कहने का मतलब अपने भोजन के रूप में उसके खून को पीता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रक्तहारी प्राणी। इसके अंदर आता है ढील, जोंक, मादा मच्छर इत्यादि। ये ढील है आपके स्वर में जो रहता है, देखिएगा जो महिलाओं के स्वर में अधिकतर रहता है ये ढील। ये क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जितने ब्लड है अपने सिर के द्वारा जो सिर में रहता है उसके ऊपर ये डेरा जमाए रहता है, और उससे खून को चूसता है और अपना जीवन को निर्वाह करता है। दूसरा बात है जोंक। जोंक एक ऐसा प्राणी है जो जल में रहता है, गंदे जल में रहता है, खास करके अब वहां जाएंगे तो आपके पैर में या फिर जिस स्थान अब उसका मतलब एरिया में आए उस स्थान पे चिपक जाएगा और आपके अंदर से खून को चूसना स्टार्ट कर देगा, इसको बोलते हैं जोंक। और एक है मादा मच्छर। सभी मच्छर नहीं काटते हैं, केवल काटते हैं आपको मादा मच्छर। मादा ये मच्छर जो है ये भी रक्तहारी प्राणी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी बात अभी तक हम बताए ये सब आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और थोड़ा देर के बाद हम इसको और आगे पढ़ाते हैं जो हम भोजन के प्रमुख घटक के बारे में। और स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये प्राणियों में पोषण में जो हम आगे जो बढ़े हैं अभी, वो भोजन के प्रमुख घटक, यानी जो ये भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं आखिर उसमें होता क्या है, क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले कि भोजन के प्रमुख घटक में हम बात करें तो भोजन में हमें वे सारी चीजें मिलती है जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होती है। यानी कहने का मतलब भोजन करते हैं तो उसमें वैसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि विकास करने के लिए जिम्मेवार होती है। अगर पोषण में कमी भी हो जाए, ये कहने का मतलब पोषण में कमी हो जाए तो उसके कारण आपको बीमारी हो सकती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे बीमारी कुपोषण हो जाएगा, यानी पोषण में कमी के कारण होता है कुपोषण। इसमें क्या होता है, सूखा रोग भी होता है जिसमें सभी हाथ पांव सभी सूख जाएंगे, बाकी केवल केवल आपका जो स्टोमच है, पेट है, बाहर रह जाएगा। यानी अभी हम पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रमुख घटक। इसमें बात करें तो भोजन में हमें वे सारी चीजें मिलती है जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होती है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब भोजन अगर अच्छा से ना किया जाए, उसमें पोषक पदार्थ की मात्रा अगर कम रहे तो आपको किसी प्रकार का बीमारी हो सकती है और स्वस्थ आप नहीं रह सकते हैं। तो पोषण में कमी के कारण क्या होगा, आपको बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब भोजन के घटक, यानी भोजन में जो ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहला बात है कि भोजन घटक निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ है पहला कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार का होता है लेकिन आपको उतना जानना नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब कि ये ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में ये सब पाया जाएगा। लेकिन एक जो होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जो आपको आलू में पाया जाएगा, आपके मक्का में पाया जाएगा, चावल में पाया जाएगा, कच्चा आलू में पाया जाता है, कौन, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब ये सारी चीजें खाएंगे आप, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी।
ठीक है। अब ये भी आपके वृद्धि विकास, शरीर के आपके वृद्धि विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है। अब आगे है फैट, यानी कहने का मतलब वसा। और वसा जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, पोषक पदार्थ है, जो भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। कहाँ पाया जाता है ये सारी चीजें, एक बार हम फिर से इसको चार्ट बना के लिखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानिए, वसा जो है ये तिलहन चीजों में पाया जाता है। तिलहन जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, सरसों का मतलब ये तेल, जितना प्रकार का तिलहन है इस सभी में क्या पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा। फिर विटामिन, विटामिन बहुत सारे होते हैं जो हमें फल सब्जी सब खाने से मिलता है। और जल, जल भी हमारे लिए पोषक पदार्थ है। अगर जल की मात्रा आप में कमी रहेगी तो वृद्धि विकास में आपको कमी आ सकती है। दूसरा है खनिज लवण। ये सारी चीजें जो है आपके प्रमुख घटक हैं किसका, भोजन का। ये सारी चीजों को आप समझ चुके हैं। एक बार फिर से, सबसे पहला बात तो कि प्रमुख घटक कहने का मतलब कि हमें वे सारी चीजें जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार हैं। जब आप छोटा थे, अगर आपको पोषण में कमी हो जाता, अगर आपको टाइम से दूध नहीं पिलाया जाता, अगर आपको टाइम से खाना नहीं खिलाया जाता, तो आप इतना जल्द विकास नहीं कर पाते। जैसे कभी कभी देखिए कि जानवरों का कुछ बच्चा होता है छोटा छोटा, जिसको अच्छा से दूध पिलाया नहीं जाता है, उसको देखिएगा कुछ दिनों के बाद गजब का प्रतीत होता है। यानी उसमें कमी की क्या हो गई, पोषण की क्या हो गई, कमी हो गई। जिसमें पोषण की कमी होगी वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो कुपोषण का शिकार बनेगा। इसलिए आप पोषण पे ध्यान दें। तो ये सारी चीजों को आप समझ चुके हैं, तो एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बारी बारी सबको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, किस चीज को खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किस चीज को खाने से वसा मिलता है, किस चीज को खाने से विटामिन मिलता है, किस चीज को पीने से जल तो है ही है, ये ऑलराउंडर है, जल पीजिएगा तो आपको जल भी क्या है। और खनिज लवण, क्या चीज खाने से खनिज लवण की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है। तो इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से हम इसको चार्ट बनाकर आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन, डाइजेशन। इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है प्रोटीन, कहने का मतलब पोषक, इधर पोषक पदार्थ है, इधर है स्रोत। यानी पोषक जो पदार्थ है, यानी कहने का मतलब जो चीज हम खाते हैं उससे ये सब प्राप्त होता है, हमको शरीर को हमको मिलता है। और जो ये सब आता है, ये इन सभी चीजों को खाने से मिलता है हमें। यानी पोषक पदार्थ ये सभी है और ये स्रोत है। स्रोत कहने का मतलब कि जहां से ये चीज हमें आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोटीन, आखिर प्रोटीन हमें मिलता कैसे है, मिलता कहां से, आता कैसे है। तो सबसे पहला है कि दाल, अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, यानी ये सभी चीज खाने से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। अगर दाल, अंडा, दूध, पनीर, मांस और मछली आप खाते हैं तो आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। और प्रोटीन जो है ये टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने में बहुत अच्छा ये इसका भूमिका होता है। कार्बोहाइड्रेट, अगला है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन बताएं जो ये सभी चीजों में क्या होता है, पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये चीनी, शहद, अनाज, फल और कच्चे आलू में पाया जाता है, खास करके ज्यादा। यानी ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलेगा, जैसे मिठास चीज होता है, मीठा चीज, उसको खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट होगा। और ज्यादा मीठा खाने से, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मीठा खाने से आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है। इसके कारण से आपको एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं शुगर, उसको बोलते हैं डायबिटीज। इसे आप डॉक्टरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, मेडिकल लैंग्वेज में, तो बोला जाता है कि डायबिटीज का पेशेंट है। कहने का मतलब मधुमेह का रोगी है। तो मधुमेह होता है किससे, ज्यादा मीठा चीज खाने से, या फिर मीठा चीज नहीं भी खा रहे हैं और खाना खाकर आप किसी काम को नहीं करते हैं, किसी एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, आप दिन भर सोए रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो आपको शुगर होने की चांस बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं वसा। ये जो वसा है मेन रूप से आपको तिलहन चीज खाने से मिलता है। हम बताए थे ये तेल, घी, दूध, मांस, ये सभी चीज को आप खाइएगा तो आपको वसा होगा। और वसा से होता यह है आपके अंदर मोटापा बढ़ता है। फैट का मतलब ही होता है मोटा। ये वसा जो होगा, अगर आपके अंदर वसा की मात्रा बढ़ेगी तो आप आमतौर पर मोटे हो जाएंगे। अगला है विटामिन। विटामिन मांस, मछली, दूध, पनीर और हरी सब्जियां खाने से, ये हरी सब्जियां, ये सभी चीज को खाने से क्या मिलेगा, विटामिन। यानी आप हरी सब्जी खाएं, मांस खाएं। अब बोलेगा मांस यहाँ भी है, मांस वहां भी है,
तो मांस है, तो मांस ऐसे नहीं मांस से केवल और केवल आपको क्या प्रोटीन पाया जाता है, नहीं। मांस में आपको देखिए यहां पर भी है, खनिज लवण भी प्राप्त होता है मांस से, और आपको विटामिन भी प्राप्त होता है मांस से, और प्रोटीन भी प्राप्त होता है मांस से। यानी कहने का मतलब मांस खाने से अनेकों फायदा है। ठीक है, तो आगे है आप खनिज लवण। मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां खाने से क्या मिला आपको? विटामिन मिला। अब आगे है आपका खनिज लवण यानी मिनरल्स एंड साल्ट। यानी खनिज लवण आपको कहां से मिलता है? सबसे पहला बात, मांस खाइए, दूध पीजिए, अनाज खाइए, पालक खाइए और जल पीजिए। ये सभी चीज आपको करने से आपको क्या मिलेगी? खनिज लवण मिलेगी। आई होप आपको अच्छा से ये सब समझ में आ चुका है। अगर आपको यहां तक अच्छा समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमको समझ में आ चुका है। जितना भी अभी हम बात बताएं सभी चीज को एक्सप्लेन हम किए अच्छा से। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको साफ करके हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां से शुरू होता है असली, जो हम लोगों के अंदर ये सारी क्रियाएं हो रही है, जो आमतौर पर रोज दैनिक जीवन में किसी किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं आज। पाचन। पाचन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन, और सभी जीव में अलग अलग पाचन की प्रक्रियाएं होती है। हम लोगों में पाचन कितने विधि में संपन्न होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पाचन कहाँ शुरू होता है, कहाँ लास्ट होता है, कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस को हम अभी बताने वाले हैं। तो धैर्य बनाए रखिए, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए इसको साफ करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसका नाम है पाचन। ठीक है, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं अब पाचन, डाइजेशन। ये जो पाचन है, आप सबको पता है, जो हम पोषक पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण किए हैं उसका विखंडन होता है शरीर के अंदर। विखंडन होने के बाद सारी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद ही ब्लड में मिलता है। ऐसा नहीं है किसी के ब्लड को पी जाएंगे तो हम बहुत ब्लड हमारे अंदर हो जाएगा, नहीं। भोजन को करेंगे उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना होगा, तभी जाके आपको एनर्जी मिलेगी, तभी जाके आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आखिर है पाचन क्या है। तो पाचन कहने का मतलब, यहाँ परिभाषा मैंने लिखा है, पाचन का परिभाषा है कि वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। पाचन का मतलब होता है कि जो हम भोजन को ग्रहण किए उसको एंजाइमों की सहायता से, जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में ही पहले एंजाइम निकलता है। हम अभी आगे बताएंगे जब इसको विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल ये समझिए कि जैसे ही भोजन ग्रहण किए तो उसके भोजन जब ग्रहण किया तो मुख के अंदर या उसके आगे जो मतलब प्रक्रिया जो होगा उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे जो भोजन को पाचन करने में मदद करेंगे। पाचन का मतलब होता है कि जो हम भोजन किए बड़े बड़े जटिल अणु जो था उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ देना, उसको छोटे छोटे अणु में विखंडित कर देना, उसी को कहते हैं पाचन। और जब अपघटित हो जाता है, जब विखंडन हो जाता है, तो उससे जो अवशोषित होता है, जो विखंडन, जैसे मान लीजिए भोजन ग्रहण किए हम, तो भोजन को ग्रहण करने के बाद जो उसके अंदर आवश्यक पदार्थ है पचा, भोजन पचने के बाद जो आवश्यक पदार्थ है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने का मतलब उसको अच्छा अच्छा पदार्थ को निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। और आप सबको पता है कि हर एक चीज, यानी मनुष्य का शरीर या फिर किसी भी प्राणी एक कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका से यानी सेल, नहीं। अब कोशिका के आधार पर भी दो प्रकार के जीव होते हैं, एक को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव और एक को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय को बोलते हैं यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो सबको पता है कि जीव सब क्या चीज से बने होते हैं? कोशिका से। जैसे सबसे पहले बात यह देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, सेल। और सेल जो है सबसे छोटी इकाई माना जाता है जीव का, सबसे छोटी इकाई। और सेल जब आपस में मिलते हैं तो बनता है टिश्यू, और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो बनते हैं बॉडी, और जब बॉडी आपस में जब कॉम्बिनेशन करता है तो बनते हैं पॉपुलेशन। यानी ये सारी प्रक्रियाएं हैं। और सबसे पहला बात हो कि सेल, सेल निर्माण तभी ना होगा जब आपको अंदर पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में मिलेगा। जब भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ ही नहीं मिल पाएगा तो क्या सेल निर्माण होगा?
नहीं होगा। तो सेल का निर्माण नहीं होगा, इसका मतलब कि आपके अंदर पोषण की कमी है। तो जो पाचन है मनुष्य में पाचन, ये सबसे पहला बात तो कि हम परिभाषा बताएं, और दूसरा परिभाषा यहाँ पे या करके मैंने दूसरा परिभाषा को बताया है, यानी आप दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने शब्दों में लिखा है कि भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए बड़ा बड़ा चीज को खाते हैं तो क्या जाता है पेट में, वैसे ही उसको पच जाता है? नहीं, सबसे पहले जाता है तो दांत उसको चबाता है, जीभ उसको उलटता है पलटता है, लार उसको आपस में मतलब लसा बनाता है, तब कंठ द्वार के द्वारा जाता है स्टोमैक में, यानी पेट में, यानी उदर में। वहां पर जाने के बाद एक HCl अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो भोजन को लेय के रूप में बनाता है। फिर वो भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में घुरते घुरते भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, आंशिक नहीं पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि वहां जो भोजन के साथ पानी होते हैं, द्रव होते हैं, उस द्रव को अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर जब द्रव को अवशोषण कर लिया जाता है तो जो अनावश्यक पदार्थ जो बचा उसको मलाशय में जमा कर देता है, और मलाशय में जमा होने के बाद वो मल द्वार के द्वारा वो बाहर हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छा से जानेंगे। फिलहाल ये समझिए कि जो भोजन के बड़े बड़े कण है उसको दांत पीस देता है, छोटा छोटा बना देता है, फिर जाता है स्टोमैक में, HCl अम्ल उस पर स्राव करता है, फिर होता है लेय के रूप में। यानी जो बड़े बड़े आप अणु को जो ग्रहण किए हैं, बड़े बड़े चीज को आप ग्रहण किए हैं भोजन के रूप में, उसको छोटा बनाना ही पाचन कहलाता है। और जो मनुष्य में जो पाचन है 5 चरणों में संपन्न होता है। 5 चरण यानी कहने का मतलब भोजन को 5 स्टेज में गुजरना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर पाचन संपन्न होता है। तो पहला बात है अंतर्ग्रहण, इसको बोलते हैं इंगेशन, फिर है पाचन, फिर बोलते हैं उसको बोलते हैं डाइजेशन, फिर है अवशोषण, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, फिर है स्वांगीकरण, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, उसके बाद निष्कासन, जिसको बोलते हैं एक्सुलेशन। इस 5 प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपका पाचन संपन्न होता है। तो बारी बारी से हम सबको जानेंगे। फिलहाल इसको आप अच्छा से समझ चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, ये सारी प्रक्रियाओं को हम अच्छा से जानेंगे। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इस वीडियो को, इसलिए इसको अगले लेक्चर में बताने का हम प्रयास करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है, यानी ये क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है। इसको लास्ट तक अगर आप देखे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में पढ़ने की जुनून है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक नहीं जा सकता है, जिसको पढ़ना नहीं होता है, बस थोड़ा सा स्किप कर करके देख लिया, उसको हो गया। और वही आधा अधूरा नॉलेज को लेकर के कहीं पे वक्त चलता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक आए हैं, लास्ट तक गए हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ करने लायक हैं। यही जो वजह है आपको दुनिया से अलग बनाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक जो भी बताएं अच्छा समझ चुके हैं। अभी असली खेल यहाँ से शुरू होने वाला है। जो जो नहीं जानना है उसको हम बताने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 2 अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।